पदार्थ का घनत्व सीजीएस पद्धति में 1 इकाई हो तो एसआई पद्धति में क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया है सीजीएस पद्धति में मात्रक 1 है। अब यहाँ पे घनत्व का मात्रक दिया है तो ये ध्यान रखना है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक हुआ ग्राम और आयतन का मात्रक हुआ घन सेंटीमीटर। क्योंकि हमें इसे एसआई पद्धति में बदलना है तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करते हैं तो ये फार्मूला होगा हमारे पास N1U1 बराबर N2U2। तो यहाँ से यदि हम देखें तो N1 मतलब सीजीएस पद्धति में इकाई 1 है तो N1 का मान हमने 1 रख दिया। अब जो मात्रक होता है U1 वो होगा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर N2 हमें पता करना है कि उसमें क्या मात्रक होगा, और U2 जो है यानी एसआई पद्धति में बदलना है तो एसआई पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक है वो किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। तो यहाँ से तो हमने ऐसा लिख लिया सेम, N2 वही है। अब किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। इसका मतलब कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में। तो इसलिए 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10 की पावर जो है 3 लिखेंगे, परंतु ये 1 बटे आएगा तो इसलिए इसको 10 की पावर -3 लिख दिया हमने, तो 10 की पावर -3 हो गया। ऐसे ही मीटर है तो एक जो मीटर होता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी 100 हुए और उसकी पावर 3 है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2, और चूंकि घन मीटर है तो 10 की पावर -2 के ऊपर 3 पावर लग जाएगी तो 10 की पावर -6 हो गई। अब जो किलोग्राम था वो ग्राम में बदल गया और जो घन मीटर था वो घन सेंटीमीटर में बदल गया। फिर ये दोनों यूनिट जो है कट जाएंगी तो यहाँ बचेगा N2 बराबर निकालना है हमें, तो 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा और 10 की पावर -3 नीचे आ जाएगा। तो 10 की पावर -6 ऊपर चला गया और 10 की पावर -3 नीचे आ गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, यानी 10 की पावर -6 में से 10 की पावर -3 +3 हो जाएगी तो इसको घटाएंगे तो बचेगा 10 की पावर -3। तो इस तरीके से 10 की पावर -3 मतलब N2 की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो ही हमें 0.001, यानी यदि किसी पदार्थ का सीजीएस पद्धति में मात्रक 1 इकाई है तो एसआई पद्धति में उसका मात्रक 0.001 होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई गेंद का 2 सेकंड पश्चात वेग कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना कि उसको h ऊंचाई से छोड़ा गया और ये हमें ज्ञात करना है, पता नहीं है तो इसको हमने लिख दिया h। फिर कितने समय पश्चात वेग पता करना है तो समय दिया है 2 सेकंड तो इसलिए हमने t बराबर लिख दिया 2 सेकंड। अब गति के पहले समीकरण से यदि हम लिखें तो v बराबर u प्लस at होता है। v मतलब अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। अब जब हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो जो जिस समय हम छोड़ेंगे उस समय प्रारंभिक वेग जो होगा वो 0 होगा और अंतिम वेग हमें पता करना है कि 2 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना होगा। अब a क्या है, त्वरण। ऊपर से किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे तो उसका जो त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड या अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने a का मान रख दिया 10 और समय हमें निकालना है 2 सेकंड पश्चात, तो t का मान रख दिया 2। तो v का मान निकल के आया हमारा 20 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है हमारा, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से सीधी सड़क पर गतिशील कार पर ब्रेक लगाने पर 50 मीटर दूर चलकर रुकती है, कार में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पे देखना है हमें कि जो चाल है
वो चाल है उसकी v बराबर 30 मीटर पर सेकंड। अगला देखना है कि सीधी सड़क पर गतिशील कार पर ब्रेक लगाने पर 50 मीटर दूर चलकर रुकती है, तो जो विस्थापन जहाँ से ब्रेक लगाया गया वहाँ से वो 50 मीटर की दूरी पर चलती है, यानी ये हो गया इसका विस्थापन। अगला हमें ये बताना है कि उसमें त्वरण क्या है, कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, तो ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम गति के तीसरे समीकरण से लेंगे। गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक रही है, यानी यहाँ से ब्रेक लगाया और यहाँ आके गाड़ी रुक गई, तो जो अंतिम वेग होगा वो शून्य होगा, क्योंकि जिस समय ब्रेक लगाया उसके बाद गाड़ी यहाँ आके रुक जाती है 50 मीटर दूर आके, इसका मतलब ये अंतिम वेग जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे v का मान रख देंगे हम 0, u जिस वेग पे ब्रेक लगाया था तो 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2, a हमें पता ही नहीं है तो हमने a लिखा, और विस्थापन हुआ है 50, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये 0, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, और ये हो गया हमारा 50 दूनी 100, तो a का मान निकल के आया हमारा, इसका इसमें भाग दे देंगे हम, तो a बराबर 900 बटे 100, यानी 9 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का इसके अंदर त्वरण उत्पन्न होता है। तो a का मान आएगा 9 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अगला प्रश्न है हमारा, किसी तीव्र गति से चल रही बस के यकायक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों गिरते हैं? तो इसका उत्तर है, जब बस गतिशील होती है तो यात्री का शरीर भी गतिशील होता है, परंतु जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो यात्री के शरीर का निचला हिस्सा विराम में तथा ऊपरी हिस्सा गतिशील ही रहता है, अतः यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। तो ये इसका सही आंसर है, यानी ये जड़त्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किसी पत्थर को डोरी से बांधकर घुमाया जा रहा है और यकायक डोरी टूटने पर पत्थर किस दिशा में और क्यों गति करने लगता है? यानी एक पत्थर को आपने किसी डोरी से बांध लिया और ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे बार बार घुमा रहे हो, और यदि डोरी टूट जाएगी तो जो पत्थर है वो जिस दिशा में डोरी टूटेगी, मान लो यहाँ से टूटी तो इस दिशा में चला जाएगा, यहाँ पे टूटी तो इस दिशा में चला जाएगा, यदि ऐसे आप घुमा रहे हो तो यहाँ पर जब डोरी टूटेगी तो ये जो पत्थर है वो स्पर्श रेखी दिशा में, यदि डोरी यकायक टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रेखी दिशा में गति करता है, और इसका जो कारण है वो दिशा का जड़त्व है, यानी दिशा के जड़त्व के कारण वो स्पर्श रेखी दिशा में गति करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, पिवासो अनुपात या पाइसन निष्पत्ति क्या है? तो इसका उत्तर है, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अनुप्रस्थ विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु की पाइसन निष्पत्ति पिवासो अनुपात कहते हैं। अब इसे सिग्मा से लिखते हैं, और सिग्मा बराबर होता है अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो अनुप्रस्थ विकृति का मतलब ये है कि यदि एक वायर है, ये मान ले एक वायर है, और इस वायर पे यदि इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, यदि इस वायर की लंबाई पहले मान लेते हैं कि L लंबाई थी, और इसकी लंबाई को बढ़ा के थोड़ा चेंज कर दिया, यानी लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ के डेल्टा L हो गई, तो यहाँ पे दो चीज़ें घटित होगी। यदि इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका जो व्यास है, व्यास में कमी होगी, एक यानी लंबाई बढ़ेगी तो व्यास में कमी होगी। तो इस तरीके से जो अनुप्रस्थ विकृति होगी वो ये होगी कि पहले यदि उसका व्यास d था, तो अब जो व्यास हो गया, मान लो व्यास में जो कमी आई वो मान लेते हैं कि डेल्टा d आई, तो यहाँ से अनुप्रस्थ विकृति और अनुप्रस्थ विकृति के अंतर्गत आ जाएगा
व्यास में परिवर्तन यानी डेल्टा डी बटे प्रारंभिक व्यास यानी डी। और अनुदैर्ध्य विकृति के अंतर्गत लंबाई अच्छा माइनस क्यों लगा है? माइनस इसलिए लगा है क्योंकि उसके व्यास में कमी हो रही है, इसलिए माइनस डेल्टा डी बटे डी आया। इसी प्रकार अनुदैर्ध्य विकृति के अंतर्गत क्या होगा? उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल और प्रारंभिक लंबाई एल। इन पूरे को यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो जो सिग्मा की वैल्यू बचेगी, सिग्मा बराबर आएगा हमारा माइनस डेल्टा डी बटे डी इंटू ये एल ऊपर चला जाएगा और ये डेल्टा एल नीचे आ जाएगा। तो ये जो होगा इसको हम कहेंगे पाइसन निष्पत्ति। और पाइसन निष्पत्ति जो है ये एक विमाहीन राशि है। कभी कभी ये भी चीजें पूछी जाती है। विमाहीन क्यों है? क्योंकि डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, मतलब विमाओं में। तो ये जो है एक विमाहीन राशि है। पाइसन निष्पत्ति एक विमाहीन राशि है। अगला प्रश्न है हमारा, जलीय प्रतिबल क्या है या हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है? तो जलीय प्रतिबल का मतलब है कि कोई वस्तु है, यदि उसको जल के अंदर डुबाया जाता है, जल के अंदर यदि डुबाएंगे तो जो जल है उसके चारों ओर उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो इसे बोलते हैं जलीय प्रतिबल। प्रतिबल का फार्मूला हम जानते हैं, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो जलीय प्रतिबल की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हो गई, जलीय दबाव या तनाव द्वारा किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित आंतरिक प्रत्यानयन बल को जलीय प्रतिबल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। और जलीय प्रतिबल का फार्मूला भी सेम वही होगा, F बटे A। तो यानी किसी वस्तु को यदि जल के अंदर डुबाया जाता है तो उसके ऊपर जो जल के द्वारा है ना, उसके ऊपर बल लगाया जाता है, इसी बल को बोलते हैं जलीय प्रतिबल। अगला प्रश्न है हमारा, विन का विस्थापन नियम क्या है? तो इसके लिए देखते हैं, कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कृष्णिका से जो उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा है उसके संगत जो तरंगदैर्घ्य होगी उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे अधिकतम ऊर्जा के बाद यदि तरंगदैर्घ्य यदि ताप बढ़ाया जाएगा तो उस वस्तु का तरंगदैर्घ्य कम होता जाएगा, यानी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसा कि सामान्य रूप से भी आपने देखा होगा कि जब किसी लोहे की वस्तु को गर्म किया जाता है तो प्रारंभ में उसका कलर जो है वो लाल होता है, फिर सुर्ख लाल होता है, बहुत तेजी से लाल हो जाता है, और उसके बाद वो वस्तु और ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसका जो कलर है धीरे धीरे नीला और फिर सफ़ेद टाइप हो जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य में कमी होती जाती है। तो ये विन का विस्थापन नियम है, मतलब जो तरंगदैर्घ्य है वो विस्थापित होती जाती है ताप बढ़ाने के साथ साथ। तो इस नियम के हिसाब से यदि हम बात करें तो कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि कृष्णिका का ताप T तथा इस पर अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा m हो तो विन के विस्थापन नियम से हम जानते हैं कि लैम्डा m व्युत्क्रमानुपाती होता है T के। तो लैम्डा m बराबर, यहाँ इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे b, तो ये कि b बटे T। तो लैम्डा m T बराबर हो गया b। b एक नियतांक है जिसे विन का नियतांक कहते हैं और इसका मान जो होता है 2.844 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन होता है। और इस नियम को विन का विस्थापन नियम भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो है विन का विस्थापन नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ताप और उसके चारों ओर के वातावरण के ताप
में अधिक अंतर ना हो तो वस्तु के शीतलन यानी ठंडा होने की दर वस्तु के ताप और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। और यदि छोटी परिभाषा के रूप में भी यदि आप लिखना चाहो तो ये डेफिनेशन है, किसी वस्तु के ऊष्मा क्षय की दर, यदि कोई वस्तु ठंडा हो रही है मतलब उसमें से ऊष्मा क्षय हो रही है, तो किसी वस्तु के ऊष्मा क्षय की दर माइनस डी क्यू बटे डी टी, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, उसके यानी उस वस्तु के तथा वातावरण या परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। इस हिसाब से यदि हम लिखें तो माइनस डी क्यू बटे डी टी मतलब ऊष्मा क्षय की दर समानुपाती होती T2 माइनस T1, मतलब परिवेश का तापांतर और वस्तु के परिवेश का ताप और वस्तु के ताप का अंतर। तो माइनस डी क्यू बटे डी टी बराबर हो गया के D2 माइनस T1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डी क्यू बटे डी टी बराबर, ये माइनस इधर चला जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये न्यूटन का शीतलन नियम है। इस शीतलन नियम से जैसा हम कह सकते हैं कि सर्दी के दिनों में जैसे पानी जल्दी ठंडा हो जाता है और गर्मी के दिनों में पानी बहुत देरी से ठंडा होता है, तो इस तरीके का जो न्यूटन ने शीतलन नियम दिया था, इसके हिसाब से किसी वस्तु के जो शीतलन की यानी ठंडा होने की दर है वो वस्तु के ताप तथा वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि का नियम लिखिए। तो ये नियम कहता है कि यदि कोई दो ऊष्मागतिक निकाय किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय से ऊष्मीय संतुलन में हो तो दोनों निकाय भी आपस में ऊष्मीय संतुलन में होंगे। समझते हैं कैसे। मान लेते हैं कि दो ऊष्मागतिक निकाय है, एक निकाय ये है ए हो गया, एक निकाय हो गया ये बी। अब ये दोनों निकाय एक तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में। ऊष्मीय संतुलन का मतलब कि ऊष्मीय संतुलन का मतलब ना ये इसको ऊष्मा दे रहा है ना ये इसको ऊष्मा दे रहा है, मतलब दोनों की ऊष्मा बराबर है। और ये जो बी है वो भी सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, मतलब इन दोनों की ऊष्मा भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे, मतलब ए और सी की ऊष्मा सेम है, बी और सी की ऊष्मा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी की ऊष्मा भी एक समान ही होगी। तो ये जो है ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम है कि यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में, ऊष्मीय संतुलन मतलब कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो जो दोनों निकाय है वो भी आपस में ऊष्मीय संतुलन में होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, इसके लिए आदर्श गैस अवस्था संबंध लिखिए। तो उत्तर देखते हैं, किसी निकाय का वह भौतिक परिवर्तन जिसमें निकाय से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो सके, मतलब जो निकाय है ना तो उसको ऊष्मा दी जा सके और ना उससे ऊष्मा ली जा सके, यानी उसको अलग रखा जाए, तो ऐसे प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। मतलब ऐसे प्रक्रम के अंदर ना तो ऊष्मा दी जाती है और ना ही ऊष्मा ली जाती है। जैसे हम बात करें जो थर्मस होता है, थर्मस के अंदर जैसे आप कोई गर्म वस्तु रख देते हैं उसके बाद ना तो उससे ऊष्मा दी जाती है और ना उससे ऊष्मा ली जाती है, तो वो जो प्रक्रम है वो रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो इसके लिए जो आदर्श गैस अवस्था समीकरण है वो है पीवी गामा। गामा का मतलब होता है यहाँ पे सीपी बटे सीवी, और पीवी गामा बराबर नियतांक होता है। तो यहाँ पर ये रुद्धोष्म प्रक्रम जो है वो आदर्श गैस समीकरण मतलब पीवी बराबर एनआरटी के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि इस
में जो है यहाँ से निकाय को ना तो ऊष्मा दी जाती है ना ली जाती है, इसलिए इसका जो आदर्श जो समीकरण होगा या जो संबंध होगा वो होगा पी वी गामा बराबर नियतांक, और गामा का मान होगा Cp बटे Cv। Cp हम जानते हैं कि नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा और Cv नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो इस तरीके ये रुद्धोष्म प्रक्रम है। अणुओं की गति का वेग ध्वनि के वेग की कोटि का होता है, तो भी रसोई गैस से सिलेंडर से विसरित हुई गैस को कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में काफी समय लगता है। तो इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग कि जो ध्वनि है, जो ध्वनि है वो तरंग के रूप में चलती है, यानी ध्वनि तरंग के रूप में संचरित होती है, संचरित होती है तथा गैस के कण के रूप में संचरित होते हैं। मतलब जो ध्वनि है वो तरंग के रूप में होती है, और हम जानते हैं कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कहीं ना कहीं से एक ही कोटि की एक तरंग आ रही है, ऐसे तरंग आ रही है, तो तरंग जो है इसमें से निकल जाएगी, परंतु इस यहां पर कोटि से मतलब वो इतनी हाइट की होती है, मतलब ऐसे तरंग दैर्ध्य की होती है, फिर भी वो निकल जाती है, यहां से ऐसे निकल जाती है। परंतु यहाँ पे इसी कोटि की यदि बॉल होगी तो बॉल जो है इसके अंदर रुक जाएगी। तो जो गैस के अणु है वो वायु के कणों से टकराते रहते हैं, इस कारण वायु के कणों से यहाँ से टकराते रहते हैं, इसलिए जो गैस के अणु है उन्हें संचरित होने में अधिक समय लगता है। तो जो गैस के अणु है, गैस के अणु वायु के कणों से टकराते रहते हैं, जिससे उन्हें पहुंचने में समय लगता है, समय लगता है। या जो मूल कारण है वो ये है कि जो ध्वनि है वो तरंग होती है, परंतु ये जो कण के रूप में होते हैं तो ये उस जगह से निकलने में इन्हें दिक्कत होती है, उस जगह से निकलने में असुविधा होती है, और तरंग वहां से बहुत आसानी से निकल जाती है। इस कारण जो है वो रसोई गैस से जो के सिलेंडर से जो गैस मिश्रित होती है वो एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में उसे समय लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लिखिए। तो यह है, समान ताप पर परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का दाब उनके अवयवी गैसों के दाब के योग के बराबर होता है। यानी एक समान ताप पर यदि गैसें आपस में क्रिया नहीं करती तो उनके मिश्रण का जो दाब होता है उनके अवयवी गैसों के दाब के योग के बराबर होता है। तो देखिए, इसके लिए माना कि आयतन V का कोई गैस है जिसमें गैस के अणुओं की संख्या N1 है तथा प्रत्येक अणु का द्रव्यमान M1 है तथा गैस के अणुओं का वर्ग माध्य वेग V1 बार का स्क्वायर है। मतलब ये जो बार लगा है ये माध्य को बताता है, तो V1 स्क्वायर यानी माध्य वेग का स्क्वायर V1 है। तो गैस का जो दाब होगा वो होगा 1/3 M1 N1 V1 बार का स्क्वायर बटे V यानी आयतन। इसी प्रकार यदि दूसरी गैस की बात करें तो दूसरी गैस के लिए भी हो जाएगा P2 बराबर 1/3 M2 N2 V2 बार का स्क्वायर बटे V। इसी प्रकार तीसरी गैस के लिए वैसे ही हो जाएगा 1/3 M3 N3 V3 बार का स्क्वायर बटे V। तो जो मिश्रण का दाब होगा
यानी ये कह रहा है कि उसके अवयवी गैसों के दाब के योग के बराबर होगा, तो जो मिश्रण का दाब होगा P, वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। यही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है।